Very good evening to all of you. From today onward, I am launching a series for especially JEE Advanced AIMS, the toughest level of examinations. I'm starting with some misconceptions that students have in the chemical bonding. आज मैं स्टेरिक नंबर 5 में बनने वाले शेप एंड द मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। किस तरीके से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, इन सारी बातों पे आज डिटेल में बात किया जाएगा। तो वैसे मैंने बोर्ड पे कुछ चीज़ें यानी हाईलाइट करी हुई हैं इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम। स्टेरिक नंबर 5, जब कभी भी स्टेरिक नंबर 5 किसी कंपाउंड के अंदर होती है तो नॉर्मली हर किसी का एक आंसर होता है कि ये टीबीपी ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बना देगा, जो सच नहीं है। हमेशा टीबीपी ज्योमेट्री ही बनेगी, इट इज़ नॉट ट्रूथ। समटाइम्स यहाँ ट्रिगोनल यानी पिरामिडल ज्योमेट्री भी बन जाती है, समटाइम यहाँ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है, और कभी कभी टीबीपी एंड स्क्वायर पिरामिडल दोनों ही ज्योमेट्री के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, क्यों आती है, कैसे डिटेक्ट होती है, इन सब का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इन पैरामीटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आज की चर्चा में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ टॉप पे लिखा है स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर का मीनिंग होता है, स्टेरिक नंबर ये वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का एक आउटकम है, जिसको हम इक्वली आगे हाइब्रिडाइजेशन पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 5 है, नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड में हम लोग स्टेरिक नंबर कहते हैं। इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसी को यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कॉम्प्लेक्सेस में जाता है तो मैटर बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस एंड डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कई चीज़ों पे वहाँ जो है कि बात करनी पड़ती है। स्टेरिक नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि स्टेरिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द कंपाउंड प्लस होता है नंबर ऑफ द लोन पेयर्स। सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर के सम टोटल को स्टेरिक नंबर बोला जाता है। और लोन पेयर में भी एक खास बात है। लोन पेयर में जो खास बात है दोस्तों, लोन पेयर दो तरीके की होती है। एक लोन पेयर होती है स्टीरियो केमिकली एक्टिव और एक लोन पेयर होती है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। तो यहाँ जो लोन पेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये लोन पेयर होनी चाहिए स्टीरियो केमिकली एक्टिव, ये लोन पेयर होनी चाहिए स्टीरियो केमिकली एक्टिव। आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई लोन पेयर स्टीरियो केमिकली एक्टिव है या स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव है। इज इट क्लियर? नॉर्मली जब लोन पेयर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होती है तो वो लोन पेयर को स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर बोला जाता है। और जब कभी कोई लोन पेयर एटॉमिक ऑर्बिटल, जनरली एस ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करता है,
ऐसी लोन पेयर को स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर बोला जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स में जाके देखते हैं, जिसके बिहाफ पर ड्रैगोज रूल भी आएगा इन द अपकमिंग सीरीज, वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। एनीवे दोस्तों, यहाँ आगे जाके चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि जब स्टेरिक नंबर 5 होती है तो उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d। s ऑर्बिटल क्योंकि अकेला ही होता है, s ऑर्बिटल इज एलोन। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं एंड d में 5 ऑर्बिटल जो कि होते हैं। इनमें से अगर बात करें तो s तो अकेला ही है, वो इन्वॉल्व हो गए। p के तीनों ऑर्बिटल px py pz इन्वॉल्व होंगे। मेन चीज होता है कि यहाँ d ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होता है। उस d ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट के बेस पर ही 2 तरीके की ज्योमेट्रीज अराइज होती हैं। एक होता है TBP, जिसको हम कहते हैं ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, एंड सेकेंड वन इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्रीज। दोनों जगह हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। केवल एक डिफरेंस इन केसेस में होता है कि अगर TBP ज्योमेट्री बन रही है तो d ऑर्बिटल हमेशा dz² यहाँ यूज होता है। जब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है तो उस कंडीशन में d ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होता है वो dx² - y² होता है। ऐसे भी केसेस हैं जहां पर sp3d होता तो है किंतु d ऑर्बिटल का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, मतलब d ऑर्बिटल आपको दिखता नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। वहाँ d ऑर्बिटल यानी हिडन कंडीशन में होती है। ये थोड़ा सा और बियॉन्ड हाई लेवल, जैसे आपका जो है कि यानी हाई लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैम हो गया, जैम IITs हो गया, CSIR हो गया, नेट हो गया, इन एग्ज़ाम्स के लिए ISPCS, इन एग्ज़ाम्स के लिए वो कॉन्सेप्ट जो कि यूज़ होते हैं। हाल फिलहाल आपको इनके बिहाफ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं TBP की, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन ऑर्बिटल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस p ऑर्बिटल में z कंपोनेंट दिख रहा है, d ऑर्बिटल में इसमें z कंपोनेंट यानी दिख रहा है, क्योंकि px py pz हमेशा एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं और जो dz² है ये भी एक एक्सियल ऑर्बिटल है, जिनके लोब का ओरिएंटेशन z एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है। तो जब कभी भी ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है तो इंटरमिक्सिंग मोस्ट फेवरेबल होती है जब सिमेट्री जो है कि सेटिस्फाई होती है। तो क्योंकि यहाँ पर भी लोब z एक्सिस के अलोंग हैं, इस केस में भी लोब z एक्सिस के अलोंग जो कि होंगे, इसलिए सिमेट्री यहाँ मोस्ट फेवरेबल होती है। और ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली TBP ज्योमेट्री के अंदर sp3d प्योर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। ये एग्जैक्टली p एंड d के मिक्सिंग के थ्रू एक pd हाइब्रिडाइजेशन होती है और दूसरा s px py एंड x s px py इसके थ्रू ओरिजिनेट होने वाली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। px py ये आपके xy प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। s ऑर्बिटल का कोई जो कि डायरेक्शन नहीं होता है, इसको आप चाहे डायरेक्शनलेस बोल लीजिए या इसको आप जो है कि आप बोल लीजिएगा ओमनी प्रेजेंट, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसलिए s px और py के थ्रू जो भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि जनरेट होंगे
वो तीनों के तीनों ऑर्बिटल 1 2 3 ये तीनों के तीनों एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ये तीनों के तीनों एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पी एंड डी के थ्रू बनने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिनको बोला जाता है पी डी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये वाले हमेशा जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड जो कि होंगे। थोड़ा सा इस पे अगर मैं हल्का सा और जो है कि लाइट डालूं, थोड़ा सा जो है कि ये बताऊं कि ये पी एंड डी में किस तरीके से इंटरमिक्सिंग होके पी डी हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करते हैं, तो आई जस्ट यू नो दैट जो पी ऑर्बिटल्स होता है, पी ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली यानी डम्बल फॉर्म में होता है, जिसका एक लोब यानी पॉजिटिव फेज में होता है, दूसरा लोब जो कि नेगेटिव फेज में होता है। एक लोब, वन लोब इज इन द पॉजिटिव फेज, अदर लोब इज इन द नेगेटिव फेज। ये एक इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए ये अनजीरड कहलाते हैं। आपको जीरड एंड अनजीरड के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। तो एग्जैक्टली ये वाला एक अनजीरड ऑर्बिटल होता है, और जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, कभी इसकी मैं डिटेल में बात करूंगा कि ये ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली दो डी ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से ओरिजिनेट होता है। और इसलिए अगर इसमें बोला जाए कि इसमें टोटली 8 लोब का कॉम्बिनेशन जो कि होता है। नॉर्मली आप लोग इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं डी ऑर्बिटल को, वो आप इस तरीके से दिखाते हैं, एक यानी लोब इधर, एक लोब यहाँ होता है, बीच में यहाँ एक सर्कुलर रिंग रिप्रेजेंट की जाती है। मान लो कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो इसके अदर साइड पर भी यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव लोब ही जो कि होगी। पॉजिटिव मतलब ये वाले क्या होते हैं, दीज आर द जीरड ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में जो 4 लोब होते हैं उसमें 2 लोब तो यहाँ जिन पे कि यानी नेगेटिव चार्ज रहा होगा। कैसे बनते हैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसकी मैं एक दिन इस पे स्पेशल जो कि डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू कि हाउ डज इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। एग्जैक्टली होता क्या है कि जब पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव लोब आती है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जब नेगेटिव के सामने यहाँ जो कि पॉजिटिव लोब आती है तो यहाँ एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नॉर्मली वेव थ्योरी फिजिक्स कहती है कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाते हैं। हम यहाँ पर इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर इन दोनों में इंटरमिक्सिंग होगी तो पॉजिटिव या लोब आपस में मिक्स करके लोब थोड़ा सा डायलेटेड कर जाएगी, ये फूल जाएगी। यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये लोब कॉम्प्रेस कर जाएगी, छोटी हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इस तरीके के, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये वाला जो है कि कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है, पॉजिटिव की इंटरेक्शन इसके साथ में, इसकी इंटरेक्शन इसके साथ में, ठीक है, जैसे पी पाई डी पाई इंटरेक्शन होती है। तो उस तरीके से यहाँ एक लोब इस तरीके का बन जाएगा, एक छोटी लोब बन जाएगी। पॉजिटिव यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ चार्ज नहीं कहते हैं, इसको फेज कहते हैं। और यहाँ पर ये आपके पास में यानी डिस्ट्रक्टिव के थ्रू आ गया। अगर इन केस इसी वाले केस में अगर मैं बात करूं कि अगर p ऑर्बिटल के ठीक सामने, दिस इज द p ऑर्बिटल, और इसके सामने इस तरीके से अगर ये नेगेटिव फेज में है, ये भी नेगेटिव फेज में है, तो डेफिनेटली ये सर्कुलर रिंग जो एक्स वाई प्लेन में होगी, ये पॉजिटिव फेज में जो की होगी। अब इंटरेस्टिंग बात है कि नीचे की तरफ यहाँ ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, सी आई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इस वाले केस में यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कि चल रही थी, इधर यहाँ नीचे वाले लोब में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चल रही थी। पॉजिटिव फेज के सामने जो कि नेगेटिव फेज है, यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो जब आइडेंटिकल फेज की लोब आपस में मिक्स होती हैं तो मिक्सिंग के बाद इलोंगेट हो जाती हैं, और जब अपोजिट फेज में मिक्सिंग होती है तो लोब कंप्रेस कर जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, एक स्मॉल लोब रह जाएगी, एक लार्ज लोब जो कि रह जाएगी। यहाँ ये जो है कि माइनस, इस तरीके से जब कभी भी एक पी जेड, इसकी ये जेड एक्सिस जो है कि मान लेंगे इस साइड में, दिस इज आल्सो द जेड एक्सिस, इस साइड भी जेड एक्सिस है, इस साइड भी यानी जेड एक्सिस है। जब जेड एक्सिस के लॉन्ग पी एंड डी एक दूसरे के यानी पैरेलल में ओवरलैप करते हैं, तो वहाँ दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव के सामने भी हो सकता है, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है, जिसकी वजह से एक लोब ऐसे बनती है, और इस तरीके के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एक लोब नीचे की तरफ बनती है। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो उनकी इंटरमिक्सिंग के थ्रू हमेशा दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिजिनेट करते हैं। अगर मैं इस बात को अगर मैं यानी कंक्लूड करूं, तो कंक्लूजन मेरा सीधा सा ये निकला कि जब इस तरीके से ये आपस में यानी एक पी जेड ऑर्बिटल और एक डी जेड स्क्वायर की आपस में मिक्सिंग होती है, तो इसके थ्रू इस तरीके से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको कहते हैं पीडी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जनरेट होता है। एक पीडी हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से जनरेट होगा, जो इनके लोब कहाँ होंगे, अपोजिट में होंगे। डेफिनेटली यहाँ जो एंगल है ये 180 डिग्री का एंगल आ चुका है। दूसरी बात मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी एक एस ऑर्बिटल, एक पी एक्स ऑर्बिटल और पी वाई ऑर्बिटल्स एक्स वाई प्लेन में मिक्स करेंगे तो इनके थ्रू 1 2 3 इस तरीके से तीन यहाँ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। और sp2 में आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्रिगोनल प्लेनर। तो इस तरीके से जब ये ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी तो इस तरीके से यहाँ ट्रिगोनल प्लेनर 1 2 3 इस तरीके से ये ट्रिगोनल प्लेनर यानी ज्योमेट्री जो कि बन जाएगी। ये वाले बने थे, इनको हम कहते हैं पीडी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड पीडी एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के सुपर इम्पोजिशन से या जो कि सुपर पोजिशन से ही ट्रिगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री ओरिजिनेट करती है। अगर इन दोनों ज्योमेट्री को आपस में सुपर इम्पोज कर दिया जाए तो सुपर इम्पोज करने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा, ये तीन ऑर्बिटल, दीज थ्री ऑर्बिटल्स 1 2 एंड 3 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे, और जो ये पीडी ऑर्बिटल्स है वो अप एंड डाउन इस तरीके से जो है कि एग्जिस्ट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से ये ट्रिगोनल बाईपिरामिडल यानी ज्योमेट्री ओरिजिनेट करती है। इस ज्योमेट्री में जो ऑर्बिटल्स ये sp2 हैं ये एक्स वाई प्लेन में है, इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स इसके साथ 90 डिग्री में जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड होते हैं, इन पीडी ऑर्बिटल्स को बोला जाता है एपिकल ऑर्बिटल्स और एक्सियल ऑर्बिटल्स और दी एपिकल ऑर्बिटल्स। तो ये थी कहानी ऑफ द टीबीपी ट्रिगोनल बाईपिरामिडल एंड ज्योमेट्री की। अब एग्जैक्टली
अब एग्जैक्टली थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि कब ये ज्योमेट्री बनेगी, और इसमें जो डी ऑर्बिटल का रोल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो कि इन्वॉल्व होता है, जो कि पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर के आपस में इंटरमिक्सिंग से जो कि बनते हैं। इज इट क्लियर? इस ऑर्बिटल में आप देख रहे हैं कि ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये भी पीडी ऑर्बिटल्स है, ये भी पीडी ऑर्बिटल है। यहाँ पर एस, यानी कहीं भी आप देख रहे हैं पीडी के अंदर एस करेक्टर नहीं आ रहा है। एस करेक्टर इज जीरो, एस करेक्टर इज कंप्लीटली एब्सेंट। एक बात आपको मैं जानकारी दे दूं, किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर क्यों आता है? एस करेक्टर आने की वजह से हमेशा बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है। एस करेक्टर आने से ये आप अच्छे से जानते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली होता है टू द परसेंटेज एस करेक्टर्स, परसेंटेज एस करेक्टर, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली होती है टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर्स। यही कारण होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ, क्योंकि एस एब्सेंट है, एस अगर हाई नहीं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी, इसलिए एक्सियल बॉन्ड लॉन्ग हो जाते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये पीडी ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है, जबकि sp2 ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर उस हिसाब से बॉन्ड एंगल उतने ज़्यादा जो कि होंगे। इज इट क्लियर? तो एग्जैक्टली अब पॉइंट यहाँ पे ये ओरिजिनेट करता है, पॉइंट ये उठता है, किस तरीके की ज्योमेट्री कब फेवरेबल होगी। इसको समझने के लिए पहले हमें स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में भी जाना होगा। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कब बनती है? जब एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड और इनके साथ इन्वॉल्व होने वाला डी ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन वाला होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ज़्यादातर इस तरीके का जो फिनोमिनन है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑब्जर्व किया जाता है, बट एनीवे यहाँ पे जस्ट लेट अस हैव अ लुक हियर। इसमें एक्स वाई कंपोनेंट आ रहा है, इसमें भी एक्स वाई कंपोनेंट आ रहा है। इसका मतलब कि इनकी पी एक्स, पी वाई, एस तो हमेशा जो है कि यानी हर प्लेन में होता है, एस, पी एक्स, पी वाई, और इसकी मिक्सिंग से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो हमेशा कौन से प्लेन में आएंगे? एक्स वाई प्लेन में। एस ऑर्बिटल तो हमेशा जो है कि हर प्लेन में मौजूद है। ये एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स, ये वाई, ये भी एक्स वाई प्लेन में आ गया। इनके थ्रू चार इस तरीके से ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्स वाई प्लेन में बन जाते हैं, और जो पी जेड है वो जो कि जेड एक्सिस के लॉन्ग ये वाला ऑर्बिटल जो है कि फॉर्म कर जाता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि जब ये सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में जो ज्योमेट्री फाइनली ओरिजिनेट कर रही है, ये ऑर्बिटल स्क्वायर के 2D प्लेन में है, और ये वाला ऑर्बिटल जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है। इसलिए ऐसी ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल यानी ज्योमेट्री। नाउ द वेरी बिग क्वेश्चन अराइजेस कि अगर किसी कंपाउंड में sp स्टेरिक नंबर 5 है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और आपसे अगर पूछा जाता है कि इसमें d ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि एग्जैक्टली जो कंपाउंड है वो दिया गया कंपाउंड कौन सा है। अब इसको कैसे पहचानते हैं? फाइनली इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि कैसे इस चीज़ को पहचानना पड़ता है। इसमें 3 तरीके के केसेस ओरिजिनेट होते हैं। उन केसेस में डिटेल में जाने से पहले आपको थोड़ा सा इनमें मैं बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। किसी भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कोई भी अगर ए बी एन टाइप की यानी ज्योमेट्री या एबीएन टाइप का कंपाउंड होता है, और इस कंपाउंड में अगर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स फाइंड आउट करने हो, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स,
नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स का सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस वन और डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने सिंपल वे में बता दिया, अदरवाइज मैथमेटिकली जो फैक्टोरियल पैटर्न पे भी इसको समझा जा सकता है, बट दिस इज द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ भाई AB5 टाइप की जो कि ज्योमेट्री है, स्टेरिक नंबर 5 मीनिंग दिस इज अ काइंड ऑफ द AB5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो रही है। इस वाले केस में नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, तो n का वैल्यू यहाँ 5 है, ये 5 माइनस 1/2, 5 4 जा 20/2 इज इक्वल टू 10। नीट या जेई मेंस जैसे एग्जामिनेशन में इस तरीके से हल्के लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस कंपाउंड में टोटल बॉन्ड एंगल का नंबर क्या है। जैसे नॉर्मली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बताऊं, ये बहुत सारे टीचरों से भी एरर होती है। अगर उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई कि मीथेन इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल और इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में टोटल कितने टेट्राहेड्रल एंगल हैं, तो नॉर्मली जो है कि सबका आंसर होता है इसमें 4 टेट्राहेड्रल एंगल होते हैं। आंसर इज नो, इसमें जो है कि 6 टेट्राहेड्रल एंगल होते हैं। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे n का वैल्यू ABN टाइप का मॉलिक्यूल है, दिस इज A एटम, दिस आर द B एटम्स। n का वैल्यू अगर 4 है तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल विल बिकम इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 4 3 जा 12/2 इज इक्वल टू 6। इसमें 6 टेट्राहेड्रल एंगल होते हैं और इसमें बात कर रहा हूँ जिसमें 10 बॉन्ड एंगल जो कि यानी इन टोटलिटी हैं। अब लौटते हैं वापस इसमें, इस ज्योमेट्री में अगर बात करें तो इस ज्योमेट्री में इस तरीके से सेंट्रल एटम, एक एटम इधर ओरिएंटेड है, एक एटम यहाँ ओरिएंटेड है, अगला एक एटम यहाँ ओरिएंटेड है और इस तरीके से 2 एटम यहाँ ओरिएंटेड है। यहाँ अगर आपसे पूछें कि भाई कि बॉन्ड एंगल कौन कौन से हैं, तो बॉन्ड एंगल्स के बारे में बात करें तो इस वाले केस में हम साफ देख पा रहे हैं कि एक तो इसमें 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, दैट इज ओनली 1। ये इक्वेटोरियल प्लेन में है, ये एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री के यहाँ 3 बॉन्ड एंगल हैं। ये एक्चुअली जेड एक्सिस के लॉन्ग है, इसका इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ भी 90, 3 ऊपर है और 3 ही जो है कि नीचे है, तो 90 डिग्री के यहाँ टोटल एंगल आ गया 6। सम टोटल कर लीजिए, ये वैल्यू आ गया इक्वल टू 10, ये वैल्यू इक्वल टू आ गया 10। सिमिलर तरीके से यहाँ सेंट्रल एटम A, दिस इज हियर, ये 2 डायमेंशनल प्लेन में यहाँ एटम्स मैंने अरेंज किए हैं, दैट इज हियर B, और एक यहाँ साइड में ग्रुप को जो कि लगा दिया गया है। आपको पता है कि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में ये 90 का एंगल, ये 90, ये 90, ये 90, ये सारे 90 के हैं और जो इसके ठीक ऊपर में ऐसे तरीके से इसके चारों कॉर्नर के साथ में एंगल क्या है, अगेन द 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे बात करें कि भाई कि यहाँ पर 90 डिग्री के टोटल मतलब टोटल कौन कौन से यहाँ एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो लेट अस सी, बात करें तो यहाँ पहले 180 डिग्री की बात करते हैं। 180 डिग्री कौन से हैं जो अपोजिट में आ रहे हैं, ये अपोजिट वाले, यानी केवल 2 ही एंगल 180 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के कौन से हो गए, 4 तो ये प्लेन में ही दिख रहे हैं और जो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग बॉन्ड है 4 90 के एंगल, ये भी ये स्क्वायर प्लेन के बॉन्ड के साथ में बना रहा है। तो 90 डिग्री के 4 + 4 इज इक्वल टू 8 यहाँ आ गए, यहाँ भी सम टोटल क्या आ गया, यहाँ भी सम टोटल निकल के आ गया, यहाँ भी 10 जो है कि टोटल एंगल्स हैं। चूँकि यहाँ 90 डिग्री के एंगल कम हैं, यहाँ 90 डिग्री के एंगल ज़्यादा हैं, इसलिए
यहाँ हम सिंपल सा बोलेंगे कि ऐसी ज्योमेट्री में स्टेरिक हिंड्रेंस जब 90 डिग्री का एंगल, मतलब 90 डिग्री के ज़्यादा एंगल हैं और वहाँ पे कोई साइड एटम लगे हुए हों, तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ कंपैरेटिवली रिपल्सन विल बी लेस। किंतु रिपल्सन तभी मैटर करता है जब कभी जो है कि कोई ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस वाले हों या बिग साइज के यानी ग्रुप हों, तो उस वजह से हम बात करते हैं स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की, और एक बात होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की। स्टेरिक स्टेबलाइजेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर बी एटम का साइज लार्ज हुआ, इफ द बी एटम इज लार्ज इन साइज, आप ही बताइए कि वो बी एटम इस ज्योमेट्री में जाना चाहेंगे कि इस ज्योमेट्री में, क्योंकि अगर यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री पे दे विल हैव टू एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन, और अगर यहाँ आते हैं तो दे विल एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली द लेसर रिपल्सन्स। इसका मतलब जो स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट इन लार्जर बी का जो कि होगा वो मोस्ट फेवरेबल हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ अगर लार्ज बी एटम आते हैं तो उनको रिपल्सन 90 डिग्री पे 6 रिपल्सन झेलने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पर उनको 8 रिपल्सन यानी 8 रिपल्सन जो कि विद स्टैंड करने पड़ेंगे। इसलिए ये एग्जैक्टली स्टीरियो केमिकली लार्ज ग्रुप के साथ में ये ज्योमेट्री फेवर करती है। ये ज्योमेट्री उस केस में अनस्टेबल हो जाती है। दूसरी बात होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन में हमें पता है जो ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये लॉन्गर इन द लेंथ होते हैं, इसलिए इन बॉन्ड के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी हाई होती है। दीज आर द वीकर बॉन्ड अगर वीक होंगे तो डेफिनेटली कंपाउंड विल बी अनस्टेबल। यहाँ पे इस तरीके का कोई एक्सियल या एपिकल सिचुएशन नहीं है, इसलिए यहाँ जो है कि बॉन्ड एनर्जी विल बी हाई एंड दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिकली मोर स्टेबल सिस्टम। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कब आपको स्टेरिक नंबर 5 में sp3d के साथ dz स्क्वायर लेना है, कब यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेना है। कहने का मेरा मतलब है कि when you will have to take the trigonal bipyramidal geometry and when you will have to take स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, इसमें 3 केसेस ओरिजिनेट होते हैं। इन केसेस के बारे में मैं फाइनली बता देता हूँ। इसमें पहला केस होता है केस नंबर हियर फर्स्ट। पहला केस होता है कि जो सेंट्रल एटम यहाँ दिख रहा है, इफ सेंट्रल एटम सी ए से मैंने लिखा सेंट्रल एटम अगर स्मॉल साइज का है, सेंट्रल एटम इज स्मॉलर इन साइज एंड साइड एटम मतलब जो इसके चारों तरफ ये एटम्स हैं, इफ दीज एटम्स आर लार्ज इन साइज, दीज एटम्स आर लार्ज इन साइज, ये एटम छोटा है, इसके चारों तरफ लार्ज साइज के एटम है, लार्ज साइज के एटम होंगे तो स्टेरिक रिपल्सन होगा। तो स्टेरिक रिपल्सन यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री के एंगल ज़्यादा हैं, यहाँ 90 डिग्री के एंगल केवल 6 हैं। इसलिए ऐसे केस में ये वाली ज्योमेट्री फेवर कर जाएगी। मैं सीधा बोलूँगा कि इस केस में टीबीपी ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो कि आएगी, और अगर ये ज्योमेट्री आ गया तो इसका मतलब कि यहाँ जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वो sp3dz स्क्वायर वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर जाएगा। दिस द फर्स्ट केस हियर। दूसरा केस, अब ये भी अंडरस्टैंड करना होता है कि ये केसेस कौन से वाले बनते हैं जब सेंट्रल एटम स्मॉलर इन साइज होता है, क्योंकि 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो 5 बॉन्ड यानी 15 ग्रुप की जगह फैमिली में बनते हैं। इसमें जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस के बाद में या आर्सेनिक हो गया, अगर ये सेंट्रल एटम हैं और यहाँ दीज आर हियर द सेंट्रल एटम, अगर इनमें से कोई सा एक हो, और जो सराउंडिंग एटम्स हैं, अगर सराउंडिंग एटम यहाँ लार्ज इन साइज हैं, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, एल्काइल हो गया, फिनाइल हो गया, ये सारे मोनोवैलेंट ग्रुप हैं। ये 2 मैंने ऑर्गेनिक के यहाँ डाल दे, एल्काइल
ये भी मोनोवैलेंट होता है, फिनाइल ग्रुप भी, दैट इज द मोनोवैलेंट। अगर ये सिचुएशन होती है तो उस केस में टीबीपी ज्योमेट्री यानी प्रिवेल करती है। दूसरा केस पे अगर बात करूं तो केस नंबर 2 में सेकंड केस होता है इफ सेंट्रल एटम इज लार्ज इन साइज एंड सराउंडिंग एटम इज आल्सो लार्ज इन साइज। सेंट्रल एटम भी लार्ज है, ये भी जो है कि लार्ज है। तो जब सेंट्रल एटम लार्ज हो जाएगा तो डेफिनेटली स्टेरिक रिपल्सन उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। इस केस में स्क्वायर पिरामिडल यानी ज्योमेट्री हो जाएगी, और जब ये ज्योमेट्री आएगी तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d x² - y² आ जाएगी। अगेन फिर से क्वेश्चन है कि यहाँ सेंट्रल एटम क्या लिया जाए। तो सेंट्रल एटम जैसे एग्जांपल के लिए आर्सेनिक के बाद 15 ग्रुप में नाना पापा स्लम सब बिहारी वाली बात है, बी आई बहुत ही अनस्टेबल यानी पेंटावेलेंट कंपाउंड बनाता है, जस्ट मैंने वैसे फिर भी जो कि लिखा हुआ है। और सराउंडिंग एटम्स लार्ज इन साइज हैं, लार्ज इन साइज यानी सेम सराउंडिंग एटम Cr, Br, I, R, PH। ये सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन में यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाती है। केस नंबर 3 की अगर बात करें तो थर्ड केस होता है कि इफ सेंट्रल एटम इज स्मॉल इन साइज and surrounding atom is also small in size। जैसे इसका एग्जांपल है कि PF5 डायरेक्टली लिख देना, PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड इज अ वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस। PF5 में अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो मोस्टली आंसर देते हैं sp3d। हकीकत ये है कि इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो होती ही है, बट इसमें जो ज्योमेट्री बनती है वो ज्योमेट्री TBP बनती है, और इसमें स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री भी बनती है। ऐसे केस में अगर दोनों ज्योमेट्री बन रही है तो आपके सीधा सा अंदाजा आ जाएगा इसमें ये दोनों d ऑर्बिटल यानी फ्लक्चुएट कर रहे होंगे, यानी इस केस में TBP एंड स्क्वायर पिरामिडल इनके बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। कभी मतलब ये TBP इसमें जाती है, ये ज्योमेट्री इसमें जाती है, ये बहुत ही रैपिडली ये एक दूसरे में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते, चेंज होती रहती हैं। तो न तो ये प्योर TBP होता है, न प्योर स्क्वायर यानी पिरामिडल होता है। ये मॉलिक्यूल जो फ्लक्सियोनल बन जाता है, इट इज़ अ फ्लक्सियोनल, इसकी वजह से इसमें फ्लक्सियोनिटी आ जाती है, जिसका इंटरप्रिटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे यानी दिया जाता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको स्टेरिक नंबर 5 में जो केस एक्सप्लेन किया था कि जिसमें लोन पेयर 0 का केस था और सिग्मा बॉन्ड का नंबर यहाँ 5 था, उसके वेरियस केसेस को मैंने डील किया। दिस वाज सिंपली a trial phase for the lecture. From the next time onward, I will upgrade all this by just letting to know your feedback and how exactly this lecture can be more synchronized, more synthesized, and how we can edit this, all this and that। तो इसकी आज तो मैं जस्ट वैसे अपलोड इसको जगह कर रहा हूँ जस्ट एज अ ट्रायल फेज के तौर पे। बाकी एग्जैक्ट सीरीज़ में हम एक सीक्वेंस से इसको स्टार्ट जो है कि लेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों का इंग्रेडिएंट आपको जो है कि दिया जाएगा, जो बहुत ही थॉरो स्टडी एंड थॉरो जो कि रिसर्च के बाद मैं काम करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। थैंक यू जस्ट वेरी मच एंड होप you to follow all this. For any doubt and all this, especially this lecture is meant for those students who already have the basic and fundamental knowledge
आपकी यानी फेज़ क्या होती है, मिक्सिंग क्या होती है, डी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन कैसी होती है। ये बेसिक जो है कि फंडामेंटल अगर आपको बेसिक लेवल पे आते हैं तो वट एवर आई हैव एक्सप्लेन, आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस एंड let's meet again. Thank you very, very much.